जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी एकेडमी से। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में संगम के पुत्र हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर अनेगोंडी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करते हुए मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रथम हिंदू वंशीय साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। संगम के पुत्र थे हरिहर या हरिहर प्रथम, बुक्का या बुक्का प्रथम। संगम के पुत्र हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी बनती है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है अनेगोंडी। इनकी दूसरी राजधानी बनती है विजयनगर और इनकी उप राजधानी रहती है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुल 4 वंश हुए हैं। पहला है संगम वंश। चूंकि हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों के पिता का नाम था संगम, इसलिए विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश होता है संगम वंश, जिनके संस्थापक होते हैं हरिहर व बुक्का नामक दो भाई। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंश होते हैं। पहला है संगम वंश, दूसरा है सालुव वंश, तीसरा है तुलुव वंश और चौथा है अरविडु वंश। तो यहां पर हम डिटेल में चारों वंशों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चारों वंशों के अंतर्गत आने वाले शासकों के नाम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक एक शासक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत फ्रेश टॉपिक विजयनगर साम्राज्य। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहां पर है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यह है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यह है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यह है तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश, यह है दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक विजयनगर साम्राज्य। हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का कुल शासनकाल रहा है 1336 ईस्वी से लेकर 1652 ईस्वी तक। 1336 ईस्वी से लेकर 1652 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह देखना है महाबलेश्वर से उद्गम हुआ है कृष्णा नदी का। यह है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। यह है कृष्णा नदी और कृष्णा नदी की सहायक नदी है, यह है तुंगभद्रा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है यहां पर कर्नाटक में अनेगोंडी। यह है अनेगोंडी, अनेगोंडी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है अनेगोंडी। यह है कर्नाटक में हम्पी,
ये है हम्पी, और ये है कर्नाटक में विजयनगर, ये है कर्नाटक में विजयनगर। 1336 ईस्वी को जब भारतवर्ष में दिल्ली सल्तनत था और शासक थे तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली में यहां पर गद्दी पर बैठे हुए थे, दिल्ली में गद्दी पर बैठे हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा है 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक, 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा है 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। इन्हीं के शासनकाल में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित अनेक गोंडी को अपनी राजधानी बनाते हुए संगम के पुत्र हरिहर तथा बुक्का या हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम नामक दो भाइयों के द्वारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रथम हिंदू वंशीय साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, जो कि एक हिंदू वंशीय साम्राज्य था। तो इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, और इसके संस्थापक रहे हैं हरिहर बोलिए या हरिहर प्रथम व बुक्का बोलिए या बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम व बुक्का प्रथम या हरिहर व बुक्का प्रथम नामक दो भाइयों के द्वारा। इनके पिता थे हरिहर प्रथम व बुक्का प्रथम के पिता थे संगम। तो हरिहर प्रथम व बुक्का प्रथम नामक दो भाइयों के द्वारा अनेक गोंडी को अपनी राजधानी बनाते हुए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। इन्हीं के द्वारा विजयनगर के अंतर्गत पहला वंश संगम वंश की भी स्थापना की गई। हरिहर व बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत पहला वंश संगम वंश की स्थापना भी की गई। इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश की स्थापना की गई। संगम वंश का नाम इन्होंने अपने पिता का नाम संगम के ऊपर रखा था। संगम वंश की स्थापना की गई। इनकी पहली राजधानी बनती है अनेक गोंडी, इनकी दूसरी व स्थायी राजधानी बनती है विजयनगर, और इनकी उप राजधानी होती है हम्पी। तो इस प्रकार से इनकी प्रथम राजधानी अर्थात विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजधानी बनती है अनेक गोंडी, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है अनेक गोंडी। इनकी दूसरी व स्थायी राजधानी तुंगभद्रा नदी के तट पर बनती है विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थायी राजधानी रहती है विजयनगर, इसीलिए इस साम्राज्य का नाम पड़ा है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर होता है द्वितीय व स्थायी राजधानी। विजयनगर साम्राज्य की उप राजधानी होती है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की उप राजधानी होती है हम्पी। जिस समय हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों के द्वारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रथम हिंदू वंशीय साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, उस समय दिल्ली में शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस समय समकालीन शासक थे, इस समय स्थापना के समय समकालीन शासक थे दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक समकालीन शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा है 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। तो विजयनगर साम्राज्य ये है
मध्यकालीन भारत के इतिहास का, मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रथम हिंदू वंशीय साम्राज्य तो विजयनगर साम्राज्य रहा है मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रथम हिंदू वंशीय साम्राज्य, जिनके संस्थापक रहे हैं संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का, या हरिहर प्रथम व बुक्का प्रथम। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुल 4 वंश हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुल 4 वंश, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंश हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश, विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश हुए हैं। पहला वंश है जिसके संस्थापक है हरिहर और बुक्का, जो है संगम वंश। पहला वंश है संगम वंश। पहला वंश है संगम वंश। संगम वंश का शासनकाल रहा है 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक। दूसरा वंश रहा है सालुव वंश। दूसरा वंश रहा है सालुव वंश। इनका शासनकाल रहा है 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक। तीसरा वंश रहा है तुलुव वंश। तीसरा वंश रहा है तुलुव वंश। तुलु वंश का शासनकाल रहा है 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक। और चौथा वंश हुआ है अरवीडू वंश। चौथा वंश हुआ है अरवीडू वंश। इनका शासनकाल रहा है 1570 से लेकर 1652 ईस्वी तक। हालांकि मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य जो शक्तिशाली रहा है वो इन 3 साम्राज्य में रहा है, संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश, और अंतिम वंश रहा है अरवीडू वंश। ये यहां पर शक्ति का पतन होता गया और अंततः विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया। तो यहां पर आगे हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले 4 वंशों के शासकों के नाम हम याद करेंगे और उसके बाद एक एक शासक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश के अंतर्गत आने वाले शासकों के नाम हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, यह है विजयनगर, जो कि होती है विजयनगर साम्राज्य की स्थायी राजधानी। विजयनगर साम्राज्य की स्थायी राजधानी। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत पहला वंश होता है संगम वंश। संगम वंश। संगम वंश के शासनकाल रहा है 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक। संगम वंश का शासनकाल रहा है 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी रही है अनेगोंडी। द्वितीय व स्थायी राजधानी रही है विजयनगर और उप राजधानी रही है हम्पी। ध्यान दीजिएगा, संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर। संगम के पुत्र हरिहर व बुक्का नामक 2 भाई, हरिहर या हरिहर प्रथम, बुक्का या बुक्का प्रथम। संगम के 2 पुत्र थे हरिहर प्रथम व बुक्का प्रथम। इनके द्वारा मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रथम हिंदू वंशीय साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। संगम वंश। संगम वंश के पहले शासक बनते हैं हरिहर या हरिहर प्रथम। इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई बुक्का प्रथम शासक बनते हैं। बुक्का प्रथम शासक बनते हैं। बुक्का प्रथम के बाद अगले शासक बनते हैं हरिहर द्वितीय। संगम वंश के अगले शासक बनते हैं हरिहर द्वितीय। इनके बाद शासक बनते हैं देवराय प्रथम।
रामचंद्र, देवराय प्रथम रामचंद्र, देवराय प्रथम रामचंद्र, विजय प्रथम, और इसके बाद देवराय द्वितीय, ये है देवराय प्रथम, ये है देवराय द्वितीय। इनके बीच में दो शासक रामचंद्र और विजय प्रथम। इसके बाद मल्लिकार्जुन शासक बनते हैं, मल्लिकार्जुन, अगले शासक बनते हैं मल्लिकार्जुन। इसके बाद विरूपाक्ष द्वितीय, और अगले शासक बनते हैं प्रौढ़देवराय, ध्यान दीजिएगा, प्रौढ़देवराय, विरूपाक्ष द्वितीय, प्रौढ़देवराय के सेनापति होते हैं, प्रौढ़देवराय के सेनापति होते हैं नरसिंह सालू, इनके सेनापति थे नरसिंह सालू, ध्यान दीजिएगा, प्रौढ़देवराय के सेनापति होते हैं नरसिंह सालू। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, यहां पर देखते हैं, देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत पहला वंश है संगम वंश। संगम वंश के शासक हुए हैं हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, रामचंद्र, विजय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष द्वितीय, प्रौढ़देवराय। प्रौढ़देवराय के सेनापति होते हैं नरसिंह सालू। संगम वंश के अंतिम शासक होते हैं प्रौढ़देवराय। प्रौढ़देवराय के द्वारा अपने पिता विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या की जाती है और ये बनते हैं शासक। प्रौढ़देवराय के द्वारा विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या की जाती है और ये बनते हैं बहुत ही कम समय के लिए शासक। प्रौढ़देवराय के द्वारा विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या की जाती है, अपने पिता विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या की जाती है और प्रौढ़देवराय बनते हैं शासक। प्रौढ़देवराय के द्वारा विरूपाक्ष द्वितीय का सबसे पहले किया जाता है अपहरण, और अपहरण करके इनकी हत्या की जाती है और इस प्रकार से अगले शासक बनते हैं प्रौढ़देवराय। तो प्रौढ़देवराय के द्वारा विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या की जाती है, अपहरण करके हत्या की जाती है। इस घटना को कहा जाता है प्रथम बाला पहाड़, इसे कहा जाता है प्रथम बाला पहाड़ या प्रथम अपहरण। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत प्रथम बाला पहाड़ या प्रथम अपहरण कहा जाता है। प्रौढ़देवराय के द्वारा अपने पिता विरूपाक्ष द्वितीय का अपहरण किया जाता है और उनकी हत्या की जाती है। तो इस प्रकार से बहुत ही कम समय के लिए शासक बनते प्रौढ़देवराय, क्योंकि प्रौढ़देवराय के सेनापति होते हैं नरसिंह सालू। इनके द्वारा, नरसिंह सालू के द्वारा हत्या की जाती है प्रौढ़देवराय की, हत्या की जाती है प्रौढ़देवराय की, और इस प्रकार से शासक बनते हैं नरसिंह सालू। नरसिंह सालू के द्वारा, सेनापति नरसिंह सालू के द्वारा प्रौढ़देवराय की हत्या की जाती है और नरसिंह सालू के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की जाती है। नरसिंह सालू के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की जाती है जो कहलाता है सालू वंश। तो इस प्रकार से संगम वंश के बाद अगला वंश आएगा सालू वंश। संगम वंश का शासनकाल रहा है 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक। इसके संस्थापक रहे हैं हरिहर प्रथम व बुक्का प्रथम नामक दो भाई। हरिहर प्रथम व बुक्का प्रथम, इन दोनों भाइयों के पिता थे, इन दोनों भाइयों के पिता थे संगम, इन दोनों भाइयों के पिता थे संगम, इनके पिता थे संगम। हरिहर प्रथम व बुक्का प्रथम, इन दोनों भाइयों के पिता थे संगम। पहले शासक बनते हरिहर प्रथम, इनकी मृत्यु के बाद शासक बनते हैं बुक्का प्रथम, अगले शासक हरिहर द्वितीय, अगले शासक बनते देवराय प्रथम, अगले शासक रामचंद्र, विजय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष द्वितीय,
देवराय। प्रौढ़ देवराय के द्वारा अपने पिता विरूपाक्ष द्वितीय का अपहरण किया जाता है और इनकी हत्या की जाती है और ये बनते हैं प्रौढ़ देवराय अल्प समय के लिए शासक। तो विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या की जाती है प्रौढ़ देवराय के द्वारा। इस घटना को कहा जाता है प्रथम बालापहार या प्रथम अपहरण। अंततः प्रौढ़ देवराय के सेनापति नरसिंह सालू के द्वारा प्रौढ़ देवराय की हत्या की जाती है और एक नए वंश की स्थापना की जाती है, सालू वंश। इनकी भी राजधानी रहती है विजयनगर। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सालू वंश। अगला है सालू वंश। अगला है सालू वंश। अगला है सालू वंश। सालू वंश का शासनकाल रहा है 1485 ईस्वी से लेकर, अगला हम डिस्कस कर रहे हैं सालू वंश। सालू वंश का शासनकाल रहा है 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक। सालू वंश के संस्थापक रहे हैं नरसिंह सालू के दो पुत्र होते हैं। पहले बड़े पुत्र होते हैं तिम्मा और छोटे पुत्र होते हैं इम्माडी नरसिंह। तो इस प्रकार से नरसिंह सालू होते हैं सालू वंश के संस्थापक। इनके दो पुत्र होते हैं तिम्मा और इम्माडी नरसिंह। नरसिंह सालू की अकाल मृत्यु के बाद शासक बनते हैं इनके उत्तराधिकारी पुत्र तिम्मा, और तिम्मा की अकाल मृत्यु के बाद शासक बनते हैं नरसिंह सालू के छोटे पुत्र इम्माडी नरसिंह। इम्माडी नरसिंह के सेनापति होते हैं नरसा नायक। नरसा नायक के पुत्र होते हैं वीर नरसिंह। नरसा नायक के पुत्र होते हैं वीर नरसिंह के द्वारा इम्माडी नरसिंह का अपहरण किया जाता है और अपहरण करके इनकी हत्या की जाती है। वीर नरसिंह इम्माडी नरसिंह के सेनापति होते हैं नरसा नायक, इनके पुत्र होते हैं वीर नरसिंह के द्वारा इम्माडी नरसिंह का अपहरण किया जाता है और अपहरण करके इनकी हत्या की जाती है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत वीर नरसिंह के द्वारा इम्माडी नरसिंह की इस हत्या को कहा जाता है द्वितीय बालापहार या द्वितीय अपहरण। और इस प्रकार से वीर नरसिंह के द्वारा इम्माडी नरसिंह की हत्या करके सालू वंश की समापन किया जाता है और वीर नरसिंह के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की जाती है जो कहलाता है तुलुव वंश। तो अगला वंश होता है तुलुव वंश। इनकी भी राजधानी रहती है विजयनगर। तो विजयनगर के अंतर्गत अगला वंश होता है तुलुव वंश। तुलुव वंश का शासनकाल रहता है 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक। तुलुव वंश का शासनकाल रहता है 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक। ध्यान। तुलुव वंश के संस्थापक होते हैं वीर नरसिंह। अगले शासक होते हैं कृष्णदेव राय। इनकी उपाधि है आंध्र भोज की। इन्होंने उपाधि धारण किया है आंध्र भोज की उपाधि, कृष्णदेव राय। वीर नरसिंह के बाद तुलुव वंश के अगले शासक होते हैं कृष्णदेव राय। इनके बाद अगले शासक होते हैं अच्युत राय। वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय। और अंतिम शासक होते हैं सदाशिव राय। सदाशिव राय के प्रधानमंत्री थे राम राय। सदाशिव राय के प्रधानमंत्री थे राम राय। सदाशिव राय के शासनकाल में होता है 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध। यहां पर स्थित है तालीकोटा, जिसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1565 में
होता है तालीकोटा का युद्ध सदाशिव राय तथा बहमनी वंश के शासक हुसैन निजाम शाह के बीच, और इस युद्ध को जीतते हैं बहमनी वंश के शासक हुसैन निजाम शाह और अंततः सदाशिव राय इस युद्ध में पराजित होते हैं। तालीकोटा के युद्ध में सदाशिव राय के प्रधानमंत्री राम राय की हो जाती है हत्या। राम राय की हो जाती है हत्या। अंततः सदाशिव राय तालीकोटा का युद्ध हार जाते हैं और सदाशिव राय डिप्रेशन या शोक में चले जाते हैं। तालीकोटा के युद्ध को हारते हैं सदाशिव राय। तालीकोटा के युद्ध को हारने के कारण ही अंततः विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना जाता है तालीकोटा का युद्ध। हालांकि तुलु वंश के बाद अगला वंश बनता है अरविडु वंश, लेकिन वो उतना शक्तिशाली शासन नहीं होता, उतना शक्तिशाली साम्राज्य नहीं होता है। सदाशिव राय के शासनकाल में 1565 में होता है तालीकोटा का युद्ध सदाशिव राय तथा बहमनी वंश के शासक हुसैन निजाम शाह के बीच। इस युद्ध को जीतते हैं हुसैन निजाम शाह और अंततः सदाशिव राय के प्रधानमंत्री राम राय की हो जाती है हत्या। राम राय की हो जाती है हत्या। राम राय के ही भाई थे, राम राय के भाई होते हैं, राम राय के भाई होते हैं, राम राय के भाई, प्रधानमंत्री राम राय के भाई होते हैं तिरुमल। इनके भाई थे तिरुमल। तो सदाशिव राय अंततः तालीकोटा के युद्ध को हारने के बाद शोक में चले जाते हैं। अंततः तिरुमल के द्वारा सदाशिव राय को गद्दी अर्थात सत्ता से हटाया जाता है और एक नए वंश की स्थापना की जाती है। तिरुमल के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की जाती है जो कहलाता है अरविडु वंश, और ये बनते हैं शासक अरविडु वंश। तालीकोटा युद्ध को हारने के बाद सदाशिव राय शोक में चले जाते हैं। इनके प्रधानमंत्री राम राय की तालीकोटा के युद्ध में हो जाती है हत्या। राम राय के भाई होते हैं तिरुमल। तिरुमल के द्वारा सदाशिव राय को गद्दी से हटाया जाता है और एक नए वंश की स्थापना की जाती है अरविडु वंश। तो अगला चौथा वंश है अरविडु वंश। चौथा वंश है अरविडु वंश। अरविडु वंश। अरविडु वंश का शासनकाल रहा है 1570 से लेकर 1652 ईस्वी तक। 1570 से लेकर 1652 ईस्वी तक अरविडु वंश। तालीकोटा के युद्ध को हारने के बाद सदाशिव राय शोक में चले जाते हैं तथा इनके प्रधानमंत्री राम राय के तालीकोटा के युद्ध में हो जाती है मृत्यु। राम राय के भाई तिरुमल सदाशिव राय को गद्दी से हटाते हैं और एक नए वंश की स्थापना करते हैं अरविडु वंश। तो इस प्रकार से तिरुमल होंगे अरविडु वंश के संस्थापक तिरुमल। सदाशिव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का पतन होने के कगार में रहता है, लेकिन तिरुमल के द्वारा विजयनगर साम्राज्य के शक्ति का उत्थान किया जाता है, इसका उद्धार किया जाता है। इसीलिए विजयनगर साम्राज्य के शक्ति के उद्धारक माने जाते हैं तिरुमल। हालांकि निरंतर अरविडु वंश के ही शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की शक्ति कम होती जाती है और अंततः विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में सदाशिव राय तथा हुसैन निजाम शाह के बीच। हुसैन निजाम शाह इस युद्ध को जीतते हैं तथा सदाशिव राय को पराजित करते हैं और अंततः तालीकोटा के युद्ध को हारने के बाद माना जाता है विजयनगर साम्राज्य का पतन। अरविडु वंश के संस्थापक होते हैं तिरुमल। अगले शासक होते हैं श्रीरंग प्रथम वेंकट द्वितीय। श्रीरंग प्रथम वेंकट द्वितीय। श्रीरंग द्वितीय। श्रीरंग द्वितीय। रामदेव और अंतिम शासक होते हैं श्रीरंग तृतीय। तो इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक होंगे हरिहर और बुक्का नामक भाई तथा
विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक कहलाएंगे श्रीरंग तृतीय, जो कि अरविडू वंश के भी अंतिम शासक होंगे। यहां पर अरविडू वंश के अंतर्गत शासक है वेंकट द्वितीय। इन्हें माना जाता है अरविडू वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक, अर्थात विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय कहलाते हैं विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर ओवरऑल हमने शासकों के नाम याद किया है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं 4 वंश और उनके शासकों के नाम हमने याद किया। अब यहां पर नाम के आधार पर कुछ इनके प्रमुख भूमिका को डिस्कस करते हैं और उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं संगम वंश। संगम वंश के शासक है हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने होयसल तथा तमिलनाडु के कादम्ब तक अपने साम्राज्य को विस्तारित किया था। तो इस प्रकार से हरिहर प्रथम के द्वारा 2 समुद्रों का विजेता, 2 समुद्रों का अधिपति या 2 समुद्रों का स्वामी की उपाधि धारण की गई हरिहर प्रथम के द्वारा। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के ही द्वारा विजयनगर साम्राज्य और उसके अंतर्गत संगम वंश की स्थापना की गई थी। हरिहर प्रथम के दरबार के दरबारी विद्वान थे माधव विद्यारण्य। हरिहर प्रथम के दरबार के दरबारी विद्वान थे माधव विद्यारण्य। बुक्का प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार मदुरई या मदुरा तक किया, तमिलनाडु के मदुरई या मदुरा तक किया। तो इस प्रकार से बुक्का प्रथम के द्वारा 3 समुद्रों का विजेता, 3 समुद्रों का स्वामी या 3 समुद्रों का अधिपति की उपाधि धारण की गई। बुक्का ने अपने शासनकाल में 1374 ईस्वी में अपना एक राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजा था। बुक्का प्रथम ने अपने शासनकाल में 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। बुक्का प्रथम के बाद अगले शासक बनते हैं हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय के साम्राज्य का विस्तार होता है श्रीलंका तक। हरिहर द्वितीय अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं श्रीलंका तक। तो इस प्रकार से हरिहर द्वितीय के द्वारा उपाधि धारण किया जाता है राजाधिराज, राज परमेश्वर, राज वाल्मीकि तथा राज व्यास। हरिहर द्वितीय के द्वारा 4 उपाधि धारण की गई, राजाधिराज, राज परमेश्वर, राज व्यास तथा राज वाल्मीकि। हरिहर प्रथम के दरबार में दरबारी विद्वान थे माधव विद्यारण्य। बुक्का प्रथम के दरबार के दरबारी विद्वान थे भाष्यकार सायण, और यही भाष्यकार सायण हरिहर द्वितीय के शासनकाल में बनेंगे प्रधानमंत्री। हरिहर द्वितीय के दरबारी विद्वान थे भाष्यकार सायण और साथ ही साथ इरुगापा जो बनेंगे सेनापति इरुगापा। ध्यान दीजिएगा, हरिहर प्रथम के दरबारी विद्वान थे माधव विद्यारण्य। बुक्का प्रथम के दरबारी विद्वान थे भाष्यकार सायण। यही भाष्यकार सायण हरिहर द्वितीय के भी दरबार में बनेंगे दरबारी विद्वान। हरिहर द्वितीय के दरबारी विद्वान थे भाष्यकार सायण जो बनते हैं प्रधानमंत्री, तथा सेनापति इरुगापा के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है नानार्थ रत्न माला। इसके बाद देवराय प्रथम अगले शासक है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासन काल में इटली से आने वाला इटली यात्री था निकोलो कोंटी। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली से आने वाला इटली यात्री था निकोलो कोंटी। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली से आने वाला इटली यात्री था निकोलो कोंटी। देवराय प्रथम के शासन काल में यहां पर है बहमनी वंश, गुलबर्ग उसकी राजधानी है। बहमनी वंश के शासक फिरोज शाह ने देवराय के शासन काल में विजयनगर पर आक्रमण किया और इस प्रकार से फिरोज शाह के द्वारा देवराय प्रथम को हराया जाता है। देवराय प्रथम हारने के बाद अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ करवाते हैं तथा दहेज के रूप में कर्नाटक का बांकापुर दहेज में प्रदान करते हैं। हरिहर प्रथम के द्वारा 2 युद्ध लड़ा गया है। द्वार समुद्र या हलेबीडु में होयसल वंश का साम्राज्य था।
होयसल वंश के शासक थे वीरबल्लाल चतुर्थ। वीरबल्लाल चतुर्थ को हरिहर प्रथम युद्ध में पराजित करते हैं, लेकिन बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह से युद्ध में हारते हैं हरिहर प्रथम। रामचंद्र विजय प्रथम, ये इनका कोई खास भूमिका नहीं रहा है। देवराय द्वितीय के शासन काल में आने वाले फारस या ईरान से आने वाले यात्री रहते हैं, फारसी या ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक आए थे देवराय द्वितीय के शासन काल में। मल्लिकार्जुन के शासन काल में बहमनी वंश के शासक अलाउद्दीन प्रथम तथा गजपति वंश के शासक कपिलेश्वर ने की संयुक्त सेना ने आक्रमण किया, लेकिन मल्लिकार्जुन ने उन्हें परास्त किया। मल्लिकार्जुन के द्वारा उपाधि धारण किया गया है, ये हाथियों का शिकार करते थे, इसलिए गज बेटकर की उपाधि इन्होंने धारण किया। गज बेटकर, प्रौढ़ देवराय तथा इमाड़ी देवराय की उपाधि धारण किया। विरूपाक्ष के द्वारा भी वही उपाधि धारण किया गया, अर्थात गज बेटकर, इमाड़ी देवराय तथा प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण किया गया। विरूपाक्ष द्वितीय के पुत्र होते हैं प्रौढ़ देवराय, इनके द्वारा विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या की जाती है, अपहरण करके हत्या की जाती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्रथम बालापहार, प्रथम अपहरण। प्रौढ़ देवराय के सेनापति होते नरसिंह सालू के द्वारा प्रौढ़ देवराय की हत्या की जाती है और एक नए वंश की स्थापना की जाती है, सालू वंश। सालू वंश के शासक होते हैं नरसिंह सालू, इनके पुत्र होते हैं तिम्मा, और तिम्मा के बाद नरसिंह सालू के पुत्र होते तिम्मा और इमाड़ी नरसिंह सालू की मृत्यु के बाद शासक बनते तिम्मा, और इनकी मृत्यु के बाद शासक बनते हैं इमाड़ी नरसिंह के सेनापति होते हैं नरसा नायक, के पुत्र होते हैं वीर नरसिंह के द्वारा इमाड़ी नरसिंह का अपहरण करके इनकी हत्या की जाती है, इन्हें कहा जाता है द्वितीय बालापहार या द्वितीय अपहरण, और एक नए वंश की स्थापना की जाती है तुलु वंश। तो तुलु वंश के संस्थापक होते हैं वीर नरसिंह जब शासक बनते हैं तो इनके द्वारा विवाह कर को समाप्त किया जाता है। वीर नरसिंह के शासन काल में पुर्तगाली गवर्नर होते हैं फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। वीर नरसिंह के शासन काल में पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के द्वारा वीर नरसिंह को घोड़े बेचे जाते हैं। कृष्णदेवराय ने उपाधि धारण किया था आंध्र भोज। कृष्णदेवराय के मित्र होते हैं पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कृष्णदेवराय के मित्र होते हैं पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कृष्णदेवराय के शासन काल में दिल्ली पर बैठे हुए थे शासक मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में लिखा है कि तत्कालिक भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्णदेव राय। बाबर द्वारा रचित अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि तत्कालिक भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का एक समूह था, दल था, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है। तो इस प्रकार से कृष्णदेव राय ने 2 उपाधि धारण किया, एक तो है आंध्रभोज, दूसरा है अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज का अर्थ है कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का एक दल था। कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाल से आने वाले पुर्तगाली यात्री थे एडवर्ड बारबोसा तथा डोमिंगो पायस। पुर्तगाली यात्री एडवर्ड बारबोसा तथा डोमिंगो पायस आए थे कृष्णदेव राय के शासन काल में। कृष्णदेव राय के शासन काल में सबसे ज्यादा तेलुगु साहित्यों का विकास हुआ है, इसलिए कृष्णदेव राय के शासन काल को कहा जाता है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग। इसके बाद अगले शासक बनते हैं अच्युत राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री आए थे। इनके शासन काल में इनके दरबार में पुर्तगाली यात्री आए थे नूनीज। अच्युत राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री आए थे नूनीज। इसके बाद अगले शासक बनते हैं सदाशिव राय के शासन काल में होता है तालीकोटा का युद्ध। 1565 में होता है तालीकोटा का युद्ध। सदाशिव राय तथा बहमनी वंश के शासक
हुसैन निजाम शाह के बीच, और इस युद्ध को जीतते हैं बहमनी वंश के शासक हुसैन निजाम शाह। सदाशिव राय इस युद्ध में पराजित होते हैं। सदाशिव राय के प्रधानमंत्री राम राय की हो जाती है हत्या, और इस प्रकार से सदाशिव राय तालीकोटा के युद्ध को हारने के बाद शोक में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। राम राय के भाई तिरुमल के द्वारा सदाशिव राय को गद्दी से हटाया जाता है और एक नए वंश की स्थापना की जाती है, अरविडू वंश, जो कि होता है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश। तो इसके संस्थापक तिरुमल श्रीरंग प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक माने जाते हैं वेंकट द्वितीय। इनके बाद जितने भी शासक होते हैं सभी के सभी अयोग्य शासक होते हैं, और अंतिम शासक होते हैं श्रीरंग तृतीय। तिरुमल के द्वारा अरविडू वंश की स्थापना की गई। तिरुमल को माना जाता है कर्नाटक साम्राज्य या विजयनगर साम्राज्य के शक्ति का उद्धारक। विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक माने जाते हैं वेंकट द्वितीय, और अंतिम शासक माने जाते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय। तो यह है विजयनगर साम्राज्य। एक एक शासक को आगे हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम एक एक शासक को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम एक एक शासक को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे हम विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश के शासकों को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। संगम के पुत्र होते हैं हरिहर प्रथम व बुक्का प्रथम। इनके द्वारा अनेक गोंडी को अपनी राजधानी बनाते हुए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है, और बाद में विजयनगर साम्राज्य की दूसरी तथा स्थायी राजधानी बनती है विजयनगर, तथा विजयनगर साम्राज्य की उप राजधानी होती है हम्पी। ध्यान दीजिएगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर। तो संगम वंश के संस्थापक होते हैं हरिहर प्रथम, जो बनते हैं पहले शासक। ध्यान दीजिएगा, संस्थापक हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम के द्वारा अपने शासन काल में, हरिहर प्रथम के द्वारा अपने शासन काल में होयसल को विजित किया जाता है। अपने शासन काल में होयसल को विजित किया जाता है। होयसल की राजधानी रहती है द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी रहती है द्वार समुद्र, जिसका वर्तमान नाम है हालेबिडु। हालेबिडु, जिसका वर्तमान नाम है हालेबिडु। हरिहर प्रथम के समकालीन द्वार समुद्र होयसल वंश के शासक होते हैं वीरवल्लाल चतुर्थ। वीरवल्लाल चतुर्थ होयसल वंश के शासक, होयसल वंश के शासक वीरवल्लाल चतुर्थ, जिनकी राजधानी रहती है द्वार समुद्र, जिसका वर्तमान नाम है हालेबिडु, जो कि वीरवल्लाल चतुर्थ, जो कि हरिहर प्रथम के समकालीन शासक होते हैं। तो हरिहर प्रथम के द्वारा द्वार समुद्र हालेबिडु पर आक्रमण किया जाता है, और इस प्रकार से इनके बीच युद्ध होता है 1342 ईस्वी को। 1342 ईस्वी को युद्ध होता है। द्वार समुद्र का युद्ध या हालेबिडु का युद्ध या होयसल का युद्ध। द्वार समुद्र का युद्ध, द्वार समुद्र का युद्ध या हालेबिडु का युद्ध या होयसल का युद्ध, यह युद्ध होता है हरिहर प्रथम तथा होयसल वंश के शासक वीरवल्लाल चतुर्थ के बीच। वीरवल्लाल चतुर्थ के बीच इस युद्ध को जीतते हैं हरिहर प्रथम, और इस प्रकार से होयसल तक साम्राज्य विस्तार हो जाता है हरिहर प्रथम का। इसके बाद इनके द्वारा साम्राज्य विस्तार किया जाता है तमिलनाडु के कादम्ब तक।
इनके द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया जाता है तमिलनाडु के कादम्ब तक। तो इस प्रकार से हरिहर प्रथम का साम्राज्य इनके द्वारा विजित क्षेत्र होता है होयसल अर्थात द्वार समुद्र तथा कादम्ब। इनके द्वारा उपाधि धारण की जाती है दो समुद्रों का विजेता या दो समुद्रों का अधिपति या दो समुद्रों का स्वामी। इनके विजित क्षेत्र थे हरिहर प्रथम के विजित क्षेत्र थे होयसल अर्थात द्वार समुद्र हालेबिडु, होयसल तथा कादम्ब। इसीलिए इनके द्वारा उपाधि धारण की गई, हरिहर प्रथम के द्वारा उपाधि धारण की गई दो समुद्रों का स्वामी, दो समुद्रों का अधिपति या दो समुद्रों का स्वामी, दो समुद्रों का अधिपति या दो समुद्रों का स्वामी। हरिहर प्रथम के शासन काल में यह पकड़ना है कृष्णा नदी के उत्तर तरफ में कर्नाटक में यहां पर है गुलबर्ग, ये है गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया था बहमनी वंश ने। यहां पर था बहमनी वंश। बहमनी वंश के संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाते हुए बहमनी वंश की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से बहमनी वंश के संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह तथा हरिहर प्रथम के बीच युद्ध होता है। यहां पर स्थित है रायचूर, ये है रायचूर में होता है रायचूर का युद्ध। यह है रायचूर में होता है रायचूर का युद्ध 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह तथा हरिहर प्रथम के बीच होता है रायचूर का युद्ध। कर्नाटक के रायचूर में होता है रायचूर का युद्ध। यह युद्ध होता है हरिहर प्रथम तथा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बीच, और इस युद्ध को जीतते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह तथा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा रायचूर के किले पर कब्जा किया जाता है। तो यहां पर हमने डिस्कस किया हरिहर प्रथम के द्वारा होयसल तथा कादम्ब के क्षेत्र को विजित किया जाता है, इसलिए इनके द्वारा उपाधि धारण की जाती है दो समुद्रों का विजेता या दो समुद्रों का अधिपति, दो समुद्रों का स्वामी। हरिहर प्रथम तथा होयसल वंश के शासक वीर वल्लाल चतुर्थ के बीच होता है 1342 में द्वार समुद्र का युद्ध। इस युद्ध को जीतते हरिहर प्रथम और वीर वल्लाल चतुर्थ अर्थात होयसल वंश हरिहर प्रथम अर्थात संगम वंश की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं। गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, इनके द्वारा बहमनी वंश की स्थापना की गई। अंततः रायचूर में 1347 में रायचूर का युद्ध होता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह तथा हरिहर प्रथम के बीच। इस युद्ध को जीतते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह तथा रायचूर किले पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं हरिहर प्रथम के बाद अगले शासक बनते हैं बुक्का प्रथम। हरिहर प्रथम के बाद अगले शासक बनते हैं बुक्का प्रथम। ध्यान दीजिएगा, हरिहर प्रथम के बाद अगले शासक बनते हैं बुक्का प्रथम। गुलबर्ग राजधानी रही है बहमनी वंश का। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और हरिहर प्रथम के बीच युद्ध होता है 1347 में। इसके बाद निरंतर इनके जो वंशज होते हैं बहमनी वंश के और विजयनगर साम्राज्य के, निरंतर 200 साल तक इनके बीच लड़ाई युद्ध होता रहता है। ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
ध्यान दीजिएगा, संगम वंश के अगले शासक बनते हैं बुक्का प्रथम। अगले शासक बनते हैं बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार मदुरई तक किया जाता है। तमिलनाडु के मदुरई, जिसका वर्तमान नाम है मदुरा, मदुरा या मदुरई तक किया जाता है। बुक्का प्रथम के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार मदुरई या मदुरा तक किया जाता है, अर्थात इनके द्वारा विजित क्षेत्र होता है मदुरा या मदुरई, मदुरा या मदुरई, और इनके द्वारा उपाधि धारण की जाती है तीन समुद्रों का विजेता, तीन समुद्रों का अधिपति या तीन समुद्रों का स्वामी। इनके द्वारा उपाधि धारण की जाती है तीन समुद्रों का अधिपति, तीन समुद्रों का स्वामी या तीन समुद्रों का विजेता, अर्थात दक्षिण समुद्र, पश्चिम समुद्र तथा पूर्वी समुद्र का स्वामी ये कहलाते हैं बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम अपने शासन काल में चीन के सम्राट के पास अपना एक राजदूत भेजते हैं। 1374 ईस्वी को बुक्का प्रथम चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजते हैं। 1374 ईस्वी को बुक्का प्रथम चीन के सम्राट के पास, चीन के सम्राट के पास अपना एक राजदूत भेजते हैं बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम 1374 ईस्वी को चीन के सम्राट के पास अपना एक राजदूत भेजते हैं। बुक्का प्रथम 1374 ईस्वी को, बुक्का प्रथम 1374 ईस्वी को चीन के सम्राट के पास अपना एक राजदूत भेजते हैं। तो ये थे बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम के द्वारा तीन समुद्रों का अधिपति की उपाधि धारण की गई थी। इनके द्वारा विजित क्षेत्र था मदुरई या मदुरा। सबसे पहले देखते हैं हरिहर। हरिहर के दरबार के दरबारी विद्वान थे। इसके पहले हमने शासक डिस्कस किया हरिहर प्रथम के दरबार के दरबारी विद्वान थे। हरिहर प्रथम के दरबार के दरबारी विद्वान थे माधव विद्यारण्य। इसी प्रकार से बुक्का प्रथम के दरबारी विद्वान, इनके दरबार के दरबारी विद्वान जिनको बुक्का प्रथम ने आश्रय दिया था, इनके दरबार के दरबारी विद्वान थे भाष्यकार सायण। बुक्का प्रथम के दरबार के दरबारी विद्वान थे भाष्यकार सायण, जबकि हरिहर प्रथम के दरबार के दरबारी विद्वान थे माधव विद्यारण्य। बुक्का प्रथम के दरबार के दरबारी विद्वान थे भाष्यकार सायण। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बुक्का प्रथम के बाद अगले शासक बनते हैं हरिहर द्वितीय। बुक्का प्रथम के बाद अगले शासक बनते हैं हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका तक किया जाता है। तो इस प्रकार से सुदूर श्रीलंका तक विजयनगर साम्राज्य में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय के द्वारा विजित क्षेत्र रहता है, हरिहर द्वितीय के द्वारा विजित क्षेत्र रहता है श्रीलंका तक। तो इनके द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार सुदूर श्रीलंका तक किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य में सुदूर श्रीलंका तक साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय जाता है हरिहर द्वितीय को। इसीलिए हरिहर द्वितीय के द्वारा उपाधि धारण की गई, हरिहर द्वितीय के द्वारा उपाधि धारण की गई राजाधिराज की उपाधि धारण की गई, राज परमेश्वर की उपाधि धारण की गई, राज परमेश्वर की उपाधि धारण की गई, राज व्यास की उपाधि धारण की गई,
राज व्यास की उपाधि धारण की गई और राज वाल्मीकि की उपाधि धारण की गई। इसके पहले हमने देखा बुक्का, इसके पहले थे बुक्का प्रथम, इसके पहले थे बुक्का प्रथम, इसके पहले थे शासक बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम के दरबार के दरबारी विद्वान थे, बुक्का प्रथम के दरबार के दरबारी विद्वान थे भाष्यकार सायण जो कि वेदों के ज्ञाता थे, भाष्यकार सायण जो कि वेदों के ज्ञाता थे। इस प्रकार से बुक्का प्रथम के दरबार के दरबारी विद्वान भाष्यकार सायण के द्वारा जो कि वेदों के ज्ञाता थे, इनके द्वारा बुक्का प्रथम को वेदों का ज्ञान दिया गया, वेदों का ज्ञान दिया गया। बुक्का प्रथम के दरबारी विद्वान भाष्यकार सायण जो कि वेदों के ज्ञाता थे, इनके द्वारा बुक्का प्रथम को वेदों का ज्ञान दिया गया, इसलिए बुक्का प्रथम ने उपाधि धारण किया, बुक्का प्रथम ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके उपाधि धारण किया गया वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया बुक्का प्रथम ने। यही दरबारी विद्वान भाष्यकार सायण हरिहर द्वितीय के भी दरबार में दरबारी विद्वान बनते हैं, इनके दरबार के भी दरबारी विद्वान होते हैं, हरिहर द्वितीय के भी दरबारी विद्वान होते हैं भाष्यकार सायण जो कि बुक्का प्रथम के भी दरबार के दरबारी विद्वान थे। यही होते हैं भाष्यकार सायण, वेदों के ज्ञाता भाष्यकार सायण जो कि बुक्का प्रथम के साथ साथ हरिहर द्वितीय के दरबार के भी दरबारी विद्वान होते हैं। भाष्यकार सायण को हरिहर द्वितीय के द्वारा अपना प्रधानमंत्री बनाया जाता है। हरिहर द्वितीय के दरबार के दूसरे दरबारी विद्वान होते हैं इरुगापा। हरिहर द्वितीय के दरबार के दरबारी विद्वान थे भाष्यकार सायण, जिनको ये अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं, जबकि दूसरे विद्वान होते इरुगापा जिससे ये अपना सेनापति बनाते हैं। क्योंकि इरुगापा विद्वान कवि होने के साथ साथ एक प्रतापी योद्धा थे, इसीलिए हरिहर द्वितीय के द्वारा अपना सेनापति बनाया गया इरुगापा को। इरुगापा के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है नानार्थ रत्नमाला। इरुगापा के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है नानार्थ रत्नमाला। हरिहर द्वितीय के द्वारा अपने क्षेत्र साम्राज्य का विस्तार किया गया था श्रीलंका तक, तो इस प्रकार से सुदूर श्रीलंका तक साम्राज्य का विस्तार किया था विजयनगर साम्राज्य में हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय के बाद अगले शासक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हरिहर द्वितीय के बाद अगले है देवराय प्रथम। हरिहर द्वितीय के बाद अगले है देवराय प्रथम। ध्यान दीजिएगा, हरिहर द्वितीय के बाद अगले शासक है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के समय बहमनी वंश के शासक थे फिरोज शाह। देवराय प्रथम के समय में बहमनी वंश के शासक थे फिरोज शाह के द्वारा देवराय के साम्राज्य पर आक्रमण किया जाता है। फिरोज शाह के द्वारा देवराय के शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर पर आक्रमण किया जाता है। इनके द्वारा विजयनगर पर आक्रमण किया जाता है। बहमनी वंश के शासक फिरोज शाह के द्वारा देवराय के साम्राज्य विजयनगर पर आक्रमण किया जाता है और इस आक्रमण में विजित होते हैं फिरोज शाह और पराजित होते हैं देवराय प्रथम। देवराय प्रथम पराजित होने के बाद अपनी पुत्री का विवाह करवाते हैं फिरोज शाह के साथ। अपनी पुत्री का विवाह कराते हैं फिरोज शाह के साथ।
बहमनी वंश के शासक फिरोज शाह के द्वारा देवराय प्रथम के साम्राज्य विजयनगर पर आक्रमण किया जाता है और आक्रमण में जीतते हैं फिरोज शाह, युद्ध में जीतते हैं फिरोज शाह। देवराय प्रथम युद्ध में हारते हैं और इनके द्वारा अपनी पुत्री का विवाह करवाया जाता है फिरोज शाह के साथ। साथ ही साथ देवराय के द्वारा कर्नाटक का ये है बांकापुर, कर्नाटक का बांकापुर दहेज के रूप में, कर्नाटक का बांकापुर का क्षेत्र दहेज के रूप में प्रदान किया जाता है फिरोज शाह को। साथ ही साथ बांकापुर का क्षेत्र दहेज के रूप में दिया जाता है फिरोज शाह को, दहेज के रूप में दिया जाता है फिरोज शाह को। देवराय के शासन काल में इटली यात्री निकोलो कोंटी आए थे। देवराय के ही शासन काल में, देवराय के ही शासन काल में इटली यात्री निकोलो कोंटी आए थे। इटली यात्री निकोलो कोंटी आए थे, इटली से आए थे। देवराय प्रथम के शासन काल में इटली यात्री आए थे निकोलो कोंटी। इनके शासन काल में फिरोज शाह, बहमनी वंश के शासक फिरोज शाह ने आक्रमण किया था। आक्रमण में पराजित होते हैं देवराय प्रथम। देवराय प्रथम पराजित होने के बाद अपनी पुत्री का विवाह करवाते हैं फिरोज शाह के साथ तथा दहेज के रूप में बांकापुर का क्षेत्र फिरोज शाह को देते हैं। देवराय प्रथम के शासन काल में इटली यात्री आए थे निकोलो कोंटी। देवराय प्रथम के बाद अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं देवराय द्वितीय। अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं देवराय द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, अगला शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासन काल में फारस या ईरान से आए थे, फारसी या ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक। इनके शासन काल में फारस या ईरान से आए थे फारसी या ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक। देवराय द्वितीय के शासन काल में फारसी या ईरानी यात्री आए थे अब्दुल रज्जाक। देवराय द्वितीय के शासन काल में फारसी या ईरानी यात्री आए थे अब्दुल रज्जाक। देवराय द्वितीय के द्वारा उपाधि धारण की गई थी। देवराय द्वितीय के द्वारा उपाधि धारण की गई थी गज बेटकर अर्थात हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की गई। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ देवराय तथा इम्माडी देवराय की उपाधि धारण की गई। देवराय द्वितीय के द्वारा प्रौढ़ देवराय, इम्माडी देवराय तथा हाथियों का शिकारी अर्थात गज बेटकर की उपाधि धारण की गई। इनके शासनकाल में फारस या ईरान से आया था फारसी या ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देवराय द्वितीय के बाद अगले शासक बनते हैं, देवराय द्वितीय के बाद अगले शासक मल्लिकार्जुन। अगले शासक मल्लिकार्जुन के द्वारा भी अपने पिता की तरह ही उपाधि धारण किया गया था गज बेटकर। प्रौढ़ देवराय, इम्माडी देवराय, इनके द्वारा भी उपाधि धारण किया गया गज बेटकर अर्थात हाथियों का शिकारी। इम्माडी देवराय तथा प्रौढ़ देवराय, इम्माडी देवराय, प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण की गई। मल्लिकार्जुन के शासनकाल में आने वाला, मल्लिकार्जुन के शासनकाल आने वाला चीन से चीनी यात्री आया था, चीन से आने वाला चीनी यात्री आया था माहुयान। ये माहुयान जल मार्ग के रास्ते से आया था, माहुयान जल मार्ग के रास्ते से आया था।
मल्लिकार्जुन के शासनकाल में आने वाला चीनी यात्री था माहुयान, जो कि जल मार्ग के रास्ते से आया था। यहां पर स्थित है चीन, तो चीन ये जल मार्ग के रास्ते से आया था माहुयान मल्लिकार्जुन के शासन काल में। मल्लिकार्जुन के शासन काल में बहमनी वंश के शासक थे अलाउद्दीन प्रथम। अलाउद्दीन प्रथम बहमनी वंश के शासक अलाउद्दीन प्रथम तथा गजपति वंश के शासक कपिलेश्वर इनकी संयुक्त सेना आक्रमण करती है मल्लिकार्जुन के साम्राज्य पर। मल्लिकार्जुन के साम्राज्य पर अलाउद्दीन तथा कपिलेश्वर की संयुक्त सेना आक्रमण करती है विजयनगर साम्राज्य पर, और इस समय शासक होते हैं मल्लिकार्जुन। लेकिन मल्लिकार्जुन इन दोनों की सेना को युद्ध में परास्त करते हैं। मल्लिकार्जुन के शासन काल में बहमनी वंश के शासक अलाउद्दीन प्रथम तथा गजपति वंश के शासक कपिलेश्वर की संयुक्त सेना मल्लिकार्जुन के साम्राज्य विजयनगर पर आक्रमण करती है, लेकिन मल्लिकार्जुन के द्वारा इन दोनों की सेना को परास्त किया जाता है। मल्लिकार्जुन के बाद अगले शासक बनते हैं विरूपाक्ष द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, अगले शासक बनते हैं विरूपाक्ष द्वितीय का पुत्र होता है प्रौढ़ देवराय, जो कि होते हैं संगम वंश के अंतिम शासक। प्रौढ़ देवराय के द्वारा अपने ही पिता विरूपाक्ष द्वितीय का किया जाता है अपहरण, और अपहरण करके इनकी की जाती है हत्या, जिसे कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत प्रथम बाला पहाड़, जिसे कहा जाता है प्रथम बाला पहाड़ या प्रथम अपहरण। तो विरूपाक्ष की हत्या करते हैं, अपने ही पिता विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या करते हैं प्रौढ़ देवराय और बनते हैं शासक। लेकिन ये ज्यादा समय तक शासक नहीं रहते हैं। प्रौढ़ देवराय के सेनापति रहते हैं नरसिंह सालू, और नरसिंह सालू के द्वारा प्रौढ़ देवराय की हत्या की जाती है और एक नए वंश की स्थापना की जाती है, सालू वंश। तो इस प्रकार से विजयनगर में एक नए वंश की स्थापना होती है, सालू वंश के संस्थापक होते हैं नरसिंह सालू के दो पुत्र होते हैं, एक होते हैं तिम्मा। तो नरसिंह सालू की मृत्यु के बाद इनके पुत्र बनते हैं तिम्मा शासक। लेकिन जब तिम्मा की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो नरसिंह सालू के दूसरे पुत्र बनते हैं शासक इम्माडी नरसिंह। अगले शासक बनते हैं इम्माडी नरसिंह के सेनापति होते हैं नरसा नायक। इनके सेनापति होते हैं नरसा नायक का पुत्र होता है वीर नरसिंह के द्वारा इम्माडी नरसिंह का किया जाता है अपहरण और इनकी कर दी जाती है हत्या, जिसे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कहा जाता है द्वितीय बाला पहाड़। इसे कहा जाता है, इस घटना को कहा जाता है द्वितीय बाला पहाड़ या द्वितीय अपहरण। तो इस प्रकार से अंत होता है सालू वंश का, और वीर नरसिंह के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की जाती है जो कहलाता है तुलुव वंश। एक नए वंश की स्थापना की जाती है, वीर नरसिंह के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की जाती है तुलुव वंश। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं तुलुव वंश। ध्यान दीजिएगा,
आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं तुलु वंश। ध्यान दीजिएगा, संगम वंश के बाद दूसरा वंश हमने डिस्कस किया। संगम वंश के बाद दूसरा वंश हमने डिस्कस किया सालुव वंश। सालुव वंश, सालुव वंश का शासनकाल रहा है 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक। सालु वंश के संस्थापक थे नरसिंह सालु। सालु वंश के संस्थापक थे नरसिंह सालु। नरसिंह सालु। अगले शासक बनते हैं तिम्मा और अंतिम शासक होते हैं इम्माडी नरसिंह। इम्माडी नरसिंह। इम्माडी नरसिंह की हत्या करते हैं इन्हीं के सेनापति नरसानायक के पुत्र वीर नरसिंह और एक नए वंश की स्थापना करते हैं तुलु वंश। नरसिंह सालु के द्वारा 1485 में जब सालु वंश की स्थापना की गई थी तो इस समय भारतवर्ष में दिल्ली में शासक थे इब्राहिम लोदी। इस समय दिल्ली में शासक थे लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का शासनकाल रहा है 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जब सालु वंश की स्थापना किया था नरसिंह सालु ने 1485 ईस्वी को, इस समय भारतवर्ष के शासक थे इब्राहिम लोदी, दिल्ली जिनकी राजधानी थी। सालु वंश के बाद अगला वंश है तुलुव वंश। सालु वंश के बाद अगला वंश होता है तुलुव वंश। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अगला वंश होता है तुलुव वंश। अगला वंश होता है तुलु वंश। इनका शासनकाल रहता है 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक। तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। वीर नरसिंह के द्वारा 1505 ईस्वी को तुलु वंश की स्थापना की गई। जब तुलु वंश की स्थापना की गई थी तो इस समय दिल्ली में शासक थे लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी। इनके समकालीन शासक थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का शासनकाल रहा है 1489 से लेकर 1570 तक। तो इस प्रकार से तुलु वंश के स्थापना के समय भारतवर्ष में लोदी वंश के शासक थे सिकंदर लोदी। वीर नरसिंह, तुलु वंश के शासक वीर नरसिंह को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीर नरसिंह के बारे में पहली बात यह है कि जैसे ये शासक बनते हैं इनके द्वारा विवाह कर का किया जाता है समापन। इनके द्वारा विवाह कर का समापन किया जाता है। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह जैसे ही शासक बनते हैं इनके द्वारा विवाह कर का समापन किया जाता है। वीर नरसिंह के समकालीन पुर्तगाली गवर्नर थे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के द्वारा वीर नरसिंह को घोड़े बेचे गए। पुर्तगाली गवर्नर थे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के द्वारा वीर नरसिंह को घोड़ा बेचा गया था। वीर नरसिंह के द्वारा जैसे ये शासक बनते हैं इनके द्वारा विवाह कर को समाप्त किया जाता है। पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के द्वारा वीर नरसिंह को घोड़ा बेचा जाता है। वीर नरसिंह के बाद तुलु वंश के अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कृष्णदेव राय। अगले शासक है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के द्वारा धारण की गई उपाधि थी, पहला था आंध्र भोज। इनके द्वारा धारण की गई उपाधि थी आंध्र भोज तथा दूसरी उपाधि थी अष्ट दिग्गज, क्योंकि इनके दरबार में 8 तेलुगु कवियों का एक दल था जिन्हें कहा जाता था अष्टदिग्गज, अर्थात इन्होंने अष्टदिग्गज की उपाधि धारण किया। अष्टदिग्गज का अर्थ है अष्ट
दिग्गज का अर्थ है कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का एक दल था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में सबसे ज्यादा तेलुगु साहित्यों का विकास हुआ है, इसलिए कृष्णदेव राय के शासन काल को कहा जाता है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग, इनके शासनकाल को कहा जाता है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग। कृष्णदेव राय के शासनकाल में सबसे ज्यादा तेलुगु साहित्यों का विकास हुआ है, इसलिए इनके शासनकाल को कहा जाता है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग। कृष्णदेव राय के समकालीन शासक थे, कृष्णदेव राय के समकालीन शासक थे बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा है चगताई तुर्की भाषा में। बाबर के द्वारा चगताई तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखा गया है तुजुक ए बाबरी, जिसका अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता है बाबर नामा के रूप में। अर्थात अकबर द्वारा रचित तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा में लिखा गया है कि कृष्णदेव राय, इस पुस्तक में कृष्णदेव राय के बारे में लिखा गया है तात्कालिक भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बाबर द्वारा रचित तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में कृष्णदेव राय के बारे में लिखा गया है कि कृष्णदेव राय तत्कालिक भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। कृष्णदेव राय के समकालीन पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क कृष्णदेव राय के मित्र थे। कृष्णदेव राय के मित्र थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क कृष्णदेव राय के मित्र थे। तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय ने उपाधि धारण किया था आंध्र भोज अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज का अर्थ है इनके दरबार में 8 तेलुगु कवियों का एक दल था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में सबसे ज्यादा तेलुगु साहित्यों का विकास हुआ है, इसलिए इनके शासनकाल को कहा जाता है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग। बाबर द्वारा रचित तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में कृष्णदेव राय के बारे में लिखा गया है बाबर ने कि तात्कालिक भारत का सबसे शक्तिशाली शासक थे कृष्णदेव राय। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क कृष्णदेव राय के मित्र थे। इसके बाद तुलु वंश के अगले शासक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कृष्णदेव राय के बाद अगले शासक बनते हैं अच्युत राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री आए थे नूनीज। अच्युत राय के शासनकाल में भारत आए थे। इनके दरबार में अच्युत राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री थे नूनीज। अच्युत राय के बाद अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं सदाशिव राय के शासनकाल में बहमनी वंश के शासक थे हुसैन निजाम शाह। बहमनी वंश के शासक हुसैन निजाम शाह तथा तुलु वंश के शासक सदाशिव के बीच युद्ध होता है। कर्नाटक में यहां पर स्थित है तालीकोटा। तो तालीकोटा में होता है तालीकोटा का युद्ध। यहां पर तालीकोटा में होता है तालीकोटा का युद्ध। इस तालीकोटा में होता है तालीकोटा का युद्ध। 1565 को सदाशिव राय तथा बहमनी वंश के शासक हुसैन निजाम शाह के बीच होता है तालीकोटा का युद्ध। इनके बीच होता है तालीकोटा का युद्ध। 1565 को कर्नाटक के तालीकोटा में होता है सदाशिव
सदाशिव राय तथा हुसैन निजाम शाह बहमनी वंश के शासक हुसैन निजाम शाह के बीच होता है तालीकोटा का युद्ध, और इस युद्ध को विजित करते हैं हुसैन निजाम शाह के द्वारा तालीकोटा के युद्ध में सदाशिव राय के प्रधानमंत्री राम राय की जाती है हत्या। इनके प्रधानमंत्री होते हैं राम राय, तो राम राय की हो जाती है हत्या। और इस प्रकार से सदाशिव राय के द्वारा तालीकोटा के युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। सदाशिव राय की पराजय होती है और अंततः सदाशिव राय शोक में चले जाते हैं। 1565 में सदाशिव राय तथा हुसैन निजाम शाह के बीच होता है तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध को जीते हैं हुसैन निजाम शाह। अंततः सदाशिव राय के प्रधानमंत्री राम राय की हो जाती है हत्या, और अंततः तालीकोटा के युद्ध को हारने के बाद सदाशिव राय शोक अर्थात डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब ये शोक या डिप्रेशन में चले जाते हैं तो प्रधानमंत्री राम राय के भाई तिरुमल के द्वारा सदाशिव राय को गद्दी से हटाया जाता है और एक नए वंश की स्थापना की जाती है, अरवीडू वंश। तो इस प्रकार से नया वंश आता है अरवीडू वंश, जिनकी राजधानी रहती है अरवीडू वंश। नया वंश होता है अरवीडू वंश का शासनकाल रहता है 1570 से लेकर 1652 ईस्वी तक। अरवीडू वंश के संस्थापक रहते हैं तिरुमल। अरवीडू वंश के संस्थापक होते हैं तिरुमल। जब अरवीडू वंश की स्थापना की जाती है तिरुमल के द्वारा, तो इस समय भारत के दिल्ली की गद्दी पर बैठे रहते हैं भारत के सम्राट अकबर। इस समय भारत में मुगल वंश का शासन होता है और शासक होते हैं अकबर। अकबर का शासन है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। तो जिस समय अरवीडू वंश की स्थापना होती है उस समय भारतवर्ष में मुगल वंश का साम्राज्य होता है और शासक होते हैं अकबर। तिरुमल को कहा जाता है कर्नाटक साम्राज्य की शक्ति का उद्धारक माना जाता है, क्योंकि यहां पर तालीकोटा के युद्ध को हारने के बाद सदाशिव राय डिप्रेशन में चले गए थे। इसको देखते हुए तिरुमल के द्वारा सदाशिव राय को गद्दी से हटाया जाता है और स्वयं शासक बनते हैं। तिरुमल के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की जाती है अरवीडू वंश। एक नए वंश की स्थापना की जाती है अरवीडू वंश। इसलिए तिरुमल को माना जाता है कर्नाटक साम्राज्य की शक्ति का उद्धारक। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो तालीकोटा के युद्ध के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए तालीकोटा के युद्ध को माना जाता है विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण, विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है, विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है तालीकोटा का युद्ध। तिरुमल के द्वारा सदाशिव राय को गद्दी से हटाने के बाद एक नए वंश की स्थापना की जाती है अरवीडू वंश। इसलिए तिरुमल को कहा जाता है कर्नाटक साम्राज्य की शक्ति का उद्धारक। अगले शासक बनते हैं श्रीरंग प्रथम, उसके बाद शासक बनते हैं वेंकट द्वितीय को माना जाता है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक। इन्हें माना जाता है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक। और सबसे लास्ट में आते हैं श्रीरंग तृतीय, जो कि होते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक। ये होते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक। तो यहां पर ओवरऑल हमने विजयनगर साम्राज्य को डिटेल में डिस्कस किया। जय हिंद, जय भारत।